सुहागरात से पहले ही सोनम यदुवंशी ने अपने पति राजा यदुवंशी की करा दी हत्या। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों बड़ी खबर बन चुकी सोनम यदुवंशी और राजा यदुवंशी की कहानी, जो सुनकर लोग इस बात को लेकर हैरत में है कि आखिर शादी के मात्र 10 दिन बाद ही एक नई नवेली दुल्हन अपने व्यवसायी और बड़े व्यवसायी पति की हत्या करवा देती है। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये है इंदौर की रहने वाली सोनम यदुवंशी और इंदौर के ही रहने वाले राजा यदुवंशी की हत्या की कहानी। लेकिन एक और खुलासा हुआ है कि सोनम यदुवंशी ने सुहाग रात मनाने से पहले ही यह योजना बना चुकी थी कि चाहे जैसे भी हो, सुहाग रात हम नहीं मनाएंगे और उससे पहले ही अपनी पति की हत्या करवा देंगे। दोस्तों, आज इस खबर को हम पूरी तरह से एक कहानी के रूप में आप सभी को रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए इस कहानी को हम पहले से बताते हैं, शुरू से ये कहानी बताते हैं और अंतःगत्वा जब सोनम यदुवंशी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया उसके बाद तक की घटना से आप सभी को परिचित कराता हूँ। मामला हम शुरू करते हैं वर्ष 2024 से, जब अक्टूबर महीने में सोनम यदुवंशी और राजा यदुवंशी की शादी तय हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोनम यदुवंशी, जिनके पिता का नाम देवी सिंह यदुवंशी होता है, उनकी इकलौती बेटी होती है सोनम यदुवंशी और उनकी शादी इंदौर के ही रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा यदुवंशी के साथ फाइनल हो जाती है, जो तिथि निर्धारित होती है 11 मई 2025। दोस्तों, 11 मई 2025 को सोनम यदुवंशी और राजा यदुवंशी की शादी हो जाती है। होता यूँ है कि शादी के 4 दिनों बाद तक सोनम यदुवंशी अपने मायके में ही रहती है। ये कहकर कि कुछ पंडित और ज्योतिष बताते हैं कि अभी फ़िलहाल 4 दिनों तक दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाएगी, 4 दिन के बाद ही घूर बहूर होगा। और 15 मई 2025 को सोनम यदुवंशी अपने ससुराल यानी राजा यदुवंशी के घर पहुंचती है। उसके बाद से सुहाग रात की तिथि वो निर्धारित करती है 4 दिनों बाद। 4 दिनों बाद ही सुहाग रात मनाने की बातें सोनम यदुवंशी के स्तर से की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों 19-20 मई यह तिथि निर्धारित होता है कि सुहाग रात मनाने का समय होगा। लेकिन इसी बीच सोनम यदुवंशी अपने पति राजा यदुवंशी से कहती है कि हमें हनीमून पर जाना है और हमें वहीं सुहाग रात मनाना है। लेकिन मैं बता दूं कि राजा यदुवंशी अपने माता पिता के काफ़ी करीबी होते हैं, दुलारे प्यारे होते हैं। अपनी पत्नी की कही गई बातों को राजा यदुवंशी अपनी माँ से कहते हैं कि सोनम का कहना है कि हम हनीमून पर जाएंगे। तब राजा यदुवंशी की माँ कहती है कि ठीक है, हम एक तिथि की घोषणा करेंगे, ज्योतिष से वो तिथि निकलवाएंगे और उसी तिथि को आप सभी हनीमून पर जाएंगे। लेकिन इसी बीच 17 मई को ही सोनम यदुवंशी मेघालय का टिकट करवा लेती है बाय असम के माध्यम से, यानी भाया असम होते हुए उन्हें मेघालय जाना होता है। तब राजा यदुवंशी अपनी माँ से कहते हैं कि सोनम ने तो टिकट भी कटवा ली है, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ये बातें सुनकर राजा यदुवंशी की माँ हाँ भर देती है और यह कह देती है कि ठीक है, दुल्हन की जब यही इच्छा है तो जाने की मैं अनुमति देती हूँ। दोस्तों, अब 20 मई 2025 को सोनम यदुवंशी और राजा यदुवंशी मेघालय के लिए रवाना हो जाते हैं। 21 मई को ही वो सभी मेघालय पहुंच जाते हैं भाया असम होते हुए। बीच में प्लानिंग तैयार किया गया था कामाख्या मंदिर का भी, जो जिक्र राजा यदुवंशी की ओर से अपनी मां को नहीं बताया जाता है, क्योंकि सोनम ने ये बातें नहीं कही थी। उसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्ट पर जब पहुंचते हैं
असम जाने के लिए, मेघालय जाने के लिए उस वक्त राजा यदुवंशी अपनी माँ से बात करते हैं कि हम सभी यहाँ पर एयरपोर्ट पर है, और एयरपोर्ट पर उनके गले में सिकरी चैन नज़र आता है। तब माँ पूछती है कि बेटे, आखिर चैन और सिकरी लेकर जाने की क्या आवश्यकता है? तब राजा यदुवंशी कहते हैं कि ये तो सोनम की इच्छा थी, तभी जाकर दोबारा मैंने घर से इस चैन को लाया है। फिर भी माँ मान लेती है कि नहीं, नवेली दुल्हन है, हो सकता है उनकी इच्छा होगी कि हमारे पति गहने के साथ जाए। और बड़ी बात दोस्तों कि सोनम यदुवंशी भी ढेर सारे गहने लेकर हनीमून पर जाती है। माँ को इस वक्त विश्वास नहीं होता है कि आखिर दुल्हन के मन में क्या है। वो यही सोचती है कि नई नवेली दुल्हन शायद गहनों से सजना चाहती हो हनीमून पर, इसीलिए वो गहने लेकर जा रही है। अब दोस्तों 21 मई 2025 को ये सभी मेघालय पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अब घूमने की फिराक में होते हैं कि आखिर कहां कहां हम घूमें। इसी बीच होता यूं है कि सोनम की इच्छा यहीं पर थी और सोनम के द्वारा यह निर्णय हनीमून पर जाने का सुहागरात मनाने के लिए नहीं बनाया गया था। यूं मैं बता दूं दोस्तों कि सोनम ने जो शादी रचाई थी वो भी किसी और के चक्कर में पड़कर शादी रचाई थी। हुआ यूं था दोस्तों कि सोनम के पिताजी देवी सिंह यदुवंशी की एक फैक्ट्री थी, अभी भी है, और उस फैक्ट्री का एक मैनेजर था जिसका नाम राज कुशवाहा था, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। और उसी फैक्ट्री में सोनम यदुवंशी भी ग्रेजुएशन करने के बाद एचआर हेड के रूप में कार्य कर रही थी। हर दिन की तरह राज कुशवाहा भी ऑफिस आया करते थे और सोनम यदुवंशी भी ऑफिस जाया करती थी। हर दिन उसके साथ मुलाकातें हुआ करती थी। इसी बीच हुआ यूं था कि राज कुशवाहा और सोनम यदुवंशी के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी और प्यार हो गया था। लेकिन इन दोनों ने मिलकर इस प्यार को छुपाए रखा था। वे दोनों हर हाल में एक साथ ही जीना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात थी नौकर और मालकिन की। राज कुशवाहा सोनम यदुवंशी के पिता के फैक्ट्री का एक नौकर था और सोनम यदुवंशी उस फैक्ट्री के मालिक के बेटी थी। आखिर शादी कैसे हो सकती थी? लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अफेयर में रहना चाहते थे, आजीवन साथ निभाने की योजना बनाए थे। इसीलिए योजना इस रूप में तैयार की गई थी कि अगर शादी हो जाती है तो शादी तो कर ली जाएगी, लेकिन अगर शादी के बाद पति को रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों का जीवन अफेयर के रूप में हो या फिर दूसरी शादी के रूप में हो, आसानी से काटी जा सकती है। इसी बातों को सोचकर सोनम यदुवंशी के द्वारा जब भी उनके परिवार वालों के द्वारा शादी की बातें की गई, कभी इनकार नहीं किया गया और उनके स्तर से हामी भर दी गई थी, जिसका परिणाम हुआ था कि राजा यदुवंशी के साथ सोनम यदुवंशी की शादी हो गई थी। आइए दोस्तों आगे की कहानी हम जानते हैं। 21 मई को वो दोनों कपल पहुंचते हैं मेघालय। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो एक होटल पहुंचते हैं जहां सामान रखने की कोशिश करते हैं। वहां सामान रखते हैं और साथ ही साथ राजा यदुवंशी की इच्छा होती है कि होटल में हम रहे, उसके बाद कल होकर हम घूमने के लिए निकले। यहाँ पर भी सोनम यदुवंशी ये बात जान चुकी थी कि अगर हम होटल में ठहरते हैं तो सुहाग रात मनाना पड़ जाएगा। इसलिए सोनम यदुवंशी होटल बुक कर लेती है, अपने सारे सामान भी वहाँ रख देती है और उसी वक्त किराए का एक स्कूटी लेकर आसपास के छोटे मोटे इलाकों में घूमने को निकल देती है। फिर से देर रात वो आती है, लौटती है। थके मारे रहते हैं जिसके कारण दोनों सो जाते हैं और दोनों के बीच आपसी रिश्ता नहीं बन पाता है, जो सोनम की इच्छा थी। अब दोस्तों अगला दिन होता है, होटल संचालक से बातचीत होती है। राजा यदुवंशी यही सोचते हैं कि यह मेरा नया इलाका है, मैं तो कुछ देखा नहीं हूँ, तो क्यों नहीं एक गाइड का सहारा लिया जाए। उसी होटल संचालक के माध्यम से एक गाइड बुक किया जाता है और गाइड के माध्यम से अब वो तीनों, सोनम, राजा और वो गाइड, हनीमून के लिए यानी मेघालय की पहाड़ियों का दर्शन के लिए निकलते हैं। जब 22 मई को
गाइड चल रहा होता है और वो आगे आगे चल रहा होता है। इसी बीच मेघालय की पहाड़ियों पर गाइड देखता है कि वो 3 व्यक्ति हैं जो राजा यदुवंशी से कुछ बातें कर रहे हैं। चूँकि गाइड हिंदी नहीं जानता था और इंग्लिश ही बोला करता था, और वो 3 व्यक्ति जो राजा यदुवंशी से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो हिंदी में ही कर रहे थे। होता यूँ है कि देख लेता है वो गाइड और यही समझता है कि शायद ये राजा यदुवंशी के आपसी दोस्त ही होंगे, जाने पहचाने होंगे, इसलिए तो बातचीत कर रहे हैं। उस वक्त भी सोनम यदुवंशी अपने पति से पीछे चल रही होती है। वो तीनों और राजा यदुवंशी एक साथ और गाइड सबसे आगे चल रहा होता है। 22 मई की रातें समाप्त हो जाती है, दिन समाप्त हो जाती है। 22 मई को वो अब सोनम और राजा यदुवंशी होटल चले आते हैं लौटकर। अब दोस्तों यहाँ देर शाम आते हैं, रात को विश्राम करते हैं, थके मारे रहते हैं, फिर भी कोई रिश्ता नहीं बन पाता है। कल होकर यही होता है कि एक बार फिर से 23 मई को सोनम और राजा यदुवंशी उसी पहाड़ियों पर जाते हैं एक बार फिर से दर्शन के लिए। दोस्तों वहाँ पर अब जाने के लिए दोबारा उस गाइड का सहारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि एक दिन पहले 22 मई को ही रास्ता दिखा दिया जाता है। सोनम की भी इच्छा होती है कि अब गाइड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सोनम की साजिश तो पहले से थी। अब गाइड नहीं जाता है, दोनों ही कपल निकल जाते हैं और होता यही है कि सोनम पीछे पीछे होती है और एक बार फिर से वही तीनों व्यक्ति राजा यदुवंशी के साथ मुलाकात करते हैं। 3000 सीढ़ियाँ पार कर रहे होते हैं। इसी बीच उसी 3 व्यक्तियों के द्वारा वहाँ का एक लोकल हथियार खरीदा जाता है, जो पेड़ काटने वाला हथियार होता है। उसी हथियार से पहले आगे से वार किया जाता, यानी सर के ऊपर से सामने से ही वार कर दिया जाता, फिर पीछे से वार कर काम तमाम कर दिया जाता है और ऊपर से ही जो 4 फीट रेलिंग लगा हुआ होता है उससे फेंक दिया जाता है झाड़ियों में। दोस्तों उस दिन से 23 जून के बाद दोनों का मोबाइल ऑफ हो जाता है। सोनम और राजा का परिवार से संपर्क टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पर सोनम और राजा के परिवारों की बेचैनी बढ़ जाती है कि आखिर संपर्क क्यों टूट गया। तुरंत बाद ही जब संपर्क टूट जाता है 24 मई को सबसे पहले सोनम के भाई गोविंद अब मेघालय के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ अपनी बहन की छानबीन करते हैं और साथ ही राजा यदुवंशी की भी छानबीन करते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस छानबीन में लग जाती है, चारों तरफ खोजबीन की जाती है, लेकिन कहीं भी किसी का सुराग नहीं मिल पाता है। इसी बीच सोनम का भाई गोविंद का कहना होता है कि जब तक हमारी बहन और हमारे बहनोई नहीं मिल जाते तब तक मैं मेघालय नहीं छोड़ूंगा। भरपूर कोशिश की जाती है, जगह जगह जाकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है, कहीं भी कोई भी अता पता नहीं चलता है। उसके बाद 2 जून 2025 को खाई में एक शव मिलता है। जब उस शव की शिनाख्त की जाती है तब हाथ पर बने टैटू से यह स्पष्ट होता है, जिस पर लिखा होता है राजा। उससे स्पष्ट होता है कि यह शव राजा यदुवंशी का ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये हत्या हुई है, मिसिंग नहीं हुई है। अब तो एक शव मिल गया, अब सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश होती है, सिर्फ सोनम यदुवंशी की। दोस्तों शव मिलने के बाद जब छानबीन चारों तरफ की जाती है, आसपास की जाती है, तो सोनम का रेनकोट मिलता है। उसके बाद सोनम का वो एक टी शर्ट भी उजला वाला मिलता है, रेनकोट में खून लगा हुआ होता है। और जहाँ पर राजा यदुवंशी का शव मिलता है वहीं पर पेड़ काटने वाला वो हथियार भी मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर शक गहरा जाता है कि आखिर हो सकता है सोनम की भी हत्या कर दी गई होगी। चारों तरफ खोजा जाता है लेकिन सोनम नहीं मिलती है। तब यही आशंका जताई जाती है कि हो सकता है राजा यदुवंशी की हत्या कर सोनम को अपहरण कर लिया गया हो, और शक गहराया जाता है बांग्लादेशियों के ऊपर कि बांग्लादेश के अपराधियों के द्वारा सोनम का अपहरण कर लिया गया और बांग्लादेश ले जाया गया है।
लेकिन पुलिस इन बातों से इनकार कर रही होती है। पुलिस के द्वारा उसके बाद भी वही झाड़ियों में तलाश जारी रहती है। जोरों की बारिश हो रही होती है, लेकिन काफ़ी प्रयास किया जाता है सोनम को ढूंढने के लिए। उसके बाद भी सोनम के भाई गोविंद हार नहीं मानते हैं। वो अपनी बहन की तलाश में लगे रहते हैं। सीबीआई जांच की मांग की जाती है। मेघालय सरकार पर दबाव बनाया जाता है। इसी बीच होता यूँ है दोस्तों कि राजा यदुवंशी की मां अपने परिवार की ज्योति से संपर्क स्थापित करती है कि आप ही बताएं कि आखिर ये क्या घटना हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको हैरत होगा कि ज्योतिष के द्वारा बताया जाता है कि जो भी घटनाएं हुई है उसमें एक महिला की साजिश है। और उसके बाद ये तो पता चल चुका था कि राजा यदुवंशी की हत्या हो गई है। उसके बाद ज्योतिष से संपर्क स्थापित किया गया था और यह भी बताया गया उस ज्योतिष के द्वारा कि अगर सोनम यदुवंशी का तस्वीर सोनम के घर पर उल्टा चिपका दिया जाता है तो सोनम यदुवंशी मिल जाएगी। दोस्तों, ये ज्योतिष बताते हैं 5 जून 2025 को ये बातें। उसके बाद होता यूँ है कि सोनम का भाई जो मेघालय से आना नहीं चाहते हैं, वो हर हाल में चाहते हैं कि हमारी बहन हमें मिलनी चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस के ऊपर बार बार ही दबाव बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों नज़र जाती है कि जब सोनम के भाई दबाव बनाते हैं तो पुलिस की आंखें खुलती है और पुलिस की मजबूरी भी बनती है कि अब हत्या पर जब शक जा रहा है तो हर हाल में खोजना होगा। अब दोनों के मोबाइल बंद थे, लेकिन दोनों का मोबाइल अंतिम रूप से मोबाइल पर बातचीत 22 मई 2025 को हुई थी। 22 मई से पहले ही जितनी भी बातें हुई थी दोनों के मोबाइल पर, उसका ट्रेस का पता लगाया जाता है। अब दोस्तों ट्रेस का पता लगाने के क्रम में राजा यदुवंशी के मोबाइल पर तो किसी अन्य की बातचीत नहीं होती है, सिर्फ उनकी मां से बातचीत होती है। एक ही नंबर उस पर ट्रेस को मिलता है, लेकिन सोनम यदुवंशी के मोबाइल का ट्रेस का पता लगाया जाता है तो 3 नंबर प्राप्त होते हैं और 3 नंबर में सबसे पहला नंबर मिलता है जिसका नाम आकाश राजपूत होता है। वो इंदौर का रहने वाला होता है। उसके बाद एक और नंबर मिलता है जिसका नाम विशाल चौहान होता है, वो भी इंदौर का रहने वाला होता है। एक आनंद होता है, वो भी इंदौर का रहने वाला होता है। और अंतिम नंबर जो मिलता है वो होता है राज कुशवाहा का, जिससे कि इन सभी नंबरों से बातचीत हो रही थी सोनम यदुवंशी की। उसके बाद मेघालय पुलिस की आंखें खुल जाती है और उस समय राज गहरा जाता है जब सोनम यदुवंशी के पिता के फैक्ट्री का वो मैनेजर राज कुशवाहा का मोबाइल का ट्रेस मिल जाता है सोनम यदुवंशी के मोबाइल पर। अब दोस्तों वहाँ से मेघालय पुलिस से इंदौर पुलिस का संपर्क किया जाता है और ये चारों नंबर दिया जाता है कि इस सभी का पता लगाया जाए। दोस्तों पता लगाने के बाद ही स्पष्ट किया जाता है और ये स्पष्टता इंदौर पुलिस के द्वारा ही चारों व्यक्ति का नाम का खुलासा किया जाता है। उसके बाद मेघालय पुलिस इंदौर के लिए रवाना होती है। वहां जाने के बाद सबसे पहले वही आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरे नंबर पर विशाल चौहान को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों जो ही ये दोनों गिरफ्तार होते हैं, इसकी भनक चल जाती है राज कुशवाहा को और राज कुशवाहा के द्वारा सोनम यदुवंशी को इस बात की सूचना दे दी जाती है कि हमारा पर्दाफाश हो गया है और हमारे जितने भी किलर थे, सुपारी किलर थे, वो पकड़े जा रहे हैं। इसकी सूचना दे दी जाती है सोनम यदुवंशी को और उसके बाद राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच 8 जून 2025 को रात्रि 1 बजे इन चारों के गिरफ्तारी के बाद सोनम यदुवंशी को भी समझ में आ जाता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। तब जाकर उनके द्वारा एक नई रणनीति का निर्माण किया जाता है कि अब यहाँ से इस पूरे मामले को कैसे मोड़ दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर सोनम यदुवंशी यह प्लानिंग करती है कि अगर मैं यहाँ से अपने आप को अपहरण की तरफ मोड़ देती हूँ
तो मैं शायद बच जाऊंगी। और वही होता है कि 1 बजे रात्रि में वो एक ढाबा पर पहुंचती है। दोस्तों मैं बता दूं कि एक दिन पहले यानी 7 जून को ही चारों वो सुपारी किलर इंदौर से गिरफ्तार होते हैं। और इसी बीच सोनम यदुवंशी यूपी पहुंचती है, गाजियाबाद पहुंचती है और यहाँ पर ढाबे पर जाकर सबसे पहले वो उस ढाबे के मालिक से संपर्क करती है। इस बीच दोस्तों एक फैमिली परिवार से भी मुलाकात होती है, मोबाइल मांगती है, लेकिन एक परिवार नहीं देते हैं। उसके बाद ढाबे के मालिक होते हैं सुनील यादव, जिनसे वो कहती है कि मुझे बात करनी है अपने परिवार से। परिवार से बात करने के क्रम में मोबाइल दे दिया जाता है और सबसे पहले वो अपने भाई गोविंद से बातचीत करती है। भाई को सारी बातें बताती है और रोने लगती है। फ़ोन वहीं पर काट देती है। फिर दोबारा उनके भाई गोविंद उस ढाबे के मालिक के नंबर पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इसकी सूचना पुलिस को दे दिया जाए। दोस्तों उस ढाबे के मालिक के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और पुलिस 1 घंटे बाद पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद लगभग 3 बजे सुबह का समय होता है, रात्रि इसे कहा जाए। उस समय आकर सोनम यदुवंशी को पुलिस ले जाती है। पुलिस को यह पता चल जाता है कि यही सोनम यदुवंशी है और ये तो खबर पूरे भारतवर्ष में जोरों शोर से चल रही है। दोस्तों इस बीच मैं बता दूं कि सारी बातें उस ढाबे के मालिक को भी सोनम बताती है कि हम लोग घूमने गए थे, हमारी शादी मई में ही हुई थी और हम मेघालय घूमने गए थे। वहाँ पर हमारे गहने को चोरी कर रहे थे वहाँ के चोर, जिसका विरोध हमारे पति राजा यदुवंशी के द्वारा किया गया। लेकिन विरोध करने के कारण उस चोरों ने मिलकर हमारे पति की हत्या कर दी है। ये बातें भी वो बता देती है, बचने के लिए बताती है, निर्दोष साबित होने के लिए बताती है। दोस्तों पुलिस के द्वारा अब सोनम को ले जाया जाता है। वहाँ पर पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और सोनम मूर्छित अवस्था में अपने आप को प्रस्तुत करती है कि मेरे पास बहुत बड़ा गम है और मेरे साथ बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो घटना घटित हुई मेघालय में, सोनम के पति की हत्या कर दी गई, लेकिन सोनम के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं था। सोनम मायूसी अवस्था में तो थी, लेकिन कोई चोट के भी निशान नहीं थे। उसके बाद ये मामला दोस्तों बता दूं कि ये 3 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला, हत्या होती है मेघालय में। उसके बाद राजा यदुवंशी रहने वाले हैं इंदौर के और सोनम मिलती है यूपी में। 3 राज्यों से जुड़ी हुई ये घटना, लेकिन हत्या मेघालय में हुई थी। इसलिए मेघालय पुलिस को यह अधिकार था कि इस सारी घटना की सत्यता की जांच अपने स्तर से कराए। अब यूपी में कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है उन चारों सुपारी किलरों को और रिमांड पर ले लिया जाता है चारों को। अब दोस्तों सोनम यदुवंशी और वो चारों सुपारी किलर, जिसमें राज कुशवाहा, उसके बाद आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद, इन चारों और एक सोनम, पांचों को इंदौर ले जाया गया है। सॉरी दोस्तों, मेघालय ले जाया गया है। और भी राज खुलने वाली बात है, और भी ढेर सारे राज खुलेंगे, यहाँ तक कि ये घटना सामने उभर कर आई है। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भले कितनी भी साजिश रच ली सोनम यदुवंशी ने, सोनम को जब अपने ही बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ ही रहना था तो किसी की जान लेने की आवश्यकता क्यों थी। वो इस रास्ते में रहकर भी कभी कभार अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर सकती थी, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी रह सकती थी, लेकिन एक मासूम की ज़िंदगी समाप्त करके क्या मिला। ये तो बात सत्य है कि एक विश्वास समाप्त कर ली सोनम यदुवंशी ने। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज्योतिष ने राजा यदुवंशी के फैमिली को जो बातें बताई थी वह बिल्कुल सत्य निकला। एक महिला का हाथ है, जो महिला कोई और नहीं, राजा यदुवंशी की अपनी पत्नी। और ये भी बताया गया कि सोनम का तस्वीर उसके घर पर अगर उल्टा लगा दिया जाए तो सोनम मिल जाएगी। वास्तव में 48 घंटे में सोनम खुद ही मिल गई। दोस्तों इस सारी घटनाओं पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए
और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।